नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं। भारतीय इतिहास, संपूर्ण भारतीय इतिहास आपको इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा। प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास होते हुए आधुनिक इतिहास सारा का सारा फिनिश किया जाएगा। केवल इतिहास ही नहीं दोस्त, सारा जीएस का जितना भी सेक्शन है उन सारे सेक्शनों को होते हुए हम लोग पूरे जीएस को कवर कर जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए दोस्त शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। आप जैसा हेडिंग देख रहे हैं आप प्राचीन इतिहास के बारे में। दोस्तों, एक छोटा सा हम आपसे बात परोसने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इतिहास है, इतिहास इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। विद्वानों ने इसे कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो एक है आपका प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। एक है आपका प्राचीन इतिहास। दूसरा जो है दोस्त वो आपका है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरा है वो है आपका आधुनिक इतिहास। अब बात क्या आती है दोस्त कि आखिर इतिहास को 3 भागों में विभक्त होने का जरूरत क्यों पड़ गया? तो ध्यान से समझिएगा। प्राचीन मतलब पुराना, यानी कि प्राचीन जो भी इतिहास का हम लोग लेखा जोखा उसका अध्ययन करते हैं वो प्राचीन इतिहास में करते हैं। 712 ईस्वी से, यानी कि आप देखेंगे कि जो ये आपका हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के ये आपका पूर्व दिशा होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। यानी दाहिने हाथ के तरफ आपकी पूर्व दिशा होती है, बाईं हाथ के तरफ पश्चिम दिशा होती है, सर के तरफ आपका उत्तर होता है और पैर के तरफ क्या होता है? तो दक्षिण होता है। आप जानते हैं दोस्त कि इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अगर हम इतिहास की नजरिए से बात करें तो 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम भारत में एंट्री लेता है। इसी क्षेत्र से लिया है, भारत का ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। तो मध्यकालीन इतिहास की अगर हम न्यू की बात करें तो ये 712 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप फिल्मों में पहले देखे होंगे कि जब फिल्म स्टार्ट होता था तो खूब घोड़े दौड़ते थे, और जब घोड़े दौड़ते थे भाला बर्छा लेकर के गुंडा मतलब दिखाया जाता था, तो ये लगता था कि ये मार धाड़ वाला फिल्म है और इसको देखने में बड़ा आनंद आएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय राजाओं और मुस्लिम आक्रांताओं के बीच जो गतिरोध की स्थिति और युद्ध का जो भारत मैदान बना है उसी का वर्णन हम लोग मध्यकालीन इतिहास में करते हैं। आगे दोस्त हम लोग देखते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में क्या देखते हैं? तो ये एक तरीके से आजादी का पूरा संघर्ष है, यानी कि गुलामी की जंजीरों से, गुलामी की बेड़ियों से हम लोग कैसे आजाद हुए, इन सब सारे तथ्यों का समावेश आधुनिक इतिहास में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। तो दोस्त, अगर हम ये आपसे वादा किए हैं कि क्रमबद्ध तरीके से लेकर के चलने का हम प्रयास करेंगे हिस्ट्री को, तो उसमें हम शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास से। कई टीचर स्टूडेंट सोचते हैं कि सर यहां से स्टार्ट कर दिया जाए, आधुनिक इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। कुछ कहते हैं कि मध्यकालीन इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनता है। दोस्त, एक पढ़ने का क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए, और जब तक पढ़ने का एक क्रमबद्ध तरीका नहीं रहेगा तब तक आप कई वर्षों तक पढ़ते ही रह जाएंगे और आपका किसी भी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ नहीं बन पाएगी। तो बस आप ये जानिएगा दोस्त, और आपसे वादा करते हैं दोस्त कि आपकी भाषा में पूरे जीएस के सेक्शन को मैं पढ़ाने वाला हूं। आप तुलना करिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो ही देखिएगा, नहीं करिएगा डिसलाइक मार के चले जाइएगा। मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, लेकिन आप विश्वास करिएगा कि इसी व्हाइट बोर्ड से और इसी मार्कर से आपको ऐसा मटेरियल हम परोसने का प्रयास करेंगे जिसको पा करके आप हमसे एकदम आंतरिक तरीके से जुड़ जाएंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है दोस्त कि आप पूर्ण रूप से हमसे जुड़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्त आइए शुरू करते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे
कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। और जो पढ़ने वाले हैं हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में। आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, पूरा अभी ये श्रृंखला चलेगी प्राचीन इतिहास का, यानी कि पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद होते हुए पूरा फिनिश करने वाले हैं हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास को। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। एग्जाम नीति जो ये यूट्यूब चैनल है ये अभी शुरुआत है, और आपका सहयोग थोड़ा सा अगर मिले तो इस पे अच्छे अच्छे टीचरों को हम उतारने का प्रयास करेंगे। और आप जानते हैं कि जो ये वीडियो शूट हो रही है ये एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन स्टूडियो से ये वीडियो शूट हो रहा है, जो देवरिया जनपद में पड़ता है। तो दोस्त इतिहास, प्राचीन इतिहास ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम रिटन फॉर्म में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्रोत के आधार पर, ध्यान से समझिएगा दोस्त, स्रोत के आधार पर आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। हमारे वीडियो को कॉपी और पेन लेकर के ही अगर आप लेकर के देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आपके भाषा में पढ़ाते हैं। आपको पुनः एक बार इस वीडियो को और देख लेंगे और रिटर्न कर लेंगे तो जिंदगी के लिए तैयार हो जाएगा। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर प्राचीन इतिहास को, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि स्रोत के आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से 3 भाग हैं दोस्त? तो इसको हम लोग देखते हैं कि प्राचीन इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है वो इसकी जरूरत क्या पड़ गई और क्यों बांटा गया है। तो इसके जो 3 पार्ट हैं उसमें पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्राचीन इतिहास का जो पहला कालखंड है वो प्रागैतिहासिक काल है। दूसरा जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा जो पार्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो पार्ट है दोस्त वो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इन 3 पार्टों में प्राचीन इतिहास को बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। पहले तो एक चीज यही हम लोग जान लेते हैं दोस्त कि एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जाम में, आप देखे होंगे अमूमन, कि भारतीय प्राचीन इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो इसे जो प्राचीन इतिहास के जनक माने जाते हैं, जनक, उन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। दोस्तों नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों आप वनडे एग्जाम में देखे होंगे कि वन लाइनर में अगर क्वेश्चन बनता है तो पूछता है कि भारतीय प्राचीन इतिहास के जनक कौन हैं। तो भारतीय प्राचीन इतिहास के जो जनक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, और यही ऑप्शन आपका सही होता है। कहीं कहीं आपको दे देगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक, अगर प्राचीन इतिहास नहीं देगा तो दे देगा क्या कि भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन के प्रकृति के ऊपर निर्भर कर रहा है कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना रहा है। यानी कि अमूमन ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा यही पूछता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, और ये भी दे सकता है कि प्राचीन इतिहास के जनक किसे कहा जाता है।
तो ये भी अलेक्जेंडर कनिंघम को ही माना जाता है। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आप अच्छे तरीके से रिटर्न करते हुए हमारे साथ चल रहे होंगे। दोस्त स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लेते हैं आचार्य को फलानी के ऊपर आ गई अगर गुड मॉर्निंग तो वही में धौस के पता ले चल जाई है, वो स्क्रीनशॉट के पता ना लागी। तो हमारी साथ अगर पढ़े के बा, साफ सुथरा बात बताओ तनी हम कि अगर हमारी साथे पढ़े के बा तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और इसको रिटेन करते हुए हमारे साथ चलिएगा। बहुत ज्यादा हम तो रिटेन कराएंगे नहीं, समझाते हुए आपको आपके ब्रेन में सेट करने का हम प्रयास करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में विभक्त किए हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे, ये बात अब समझने वाली है कि प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं प्राप्त हुआ है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी लिखित एविडेंस नहीं मिला हुआ है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि मान लीजिए कि ये मार्कर मिला है। ये सारा प्राचीन इतिहास जो निर्भर है ये खुदाई पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? पूरा आपका प्राचीन इतिहास लगभग अगर हम देखें तो 70% प्राचीन इतिहास आपका खुदाई पर निर्भर है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। 70% खुदाई पे आश्रित है पूरा प्राचीन इतिहास। दोस्त ये बात समझने वाली है, इस मार्कर के माध्यम से हमको आपको बताने का प्रयास करेंगे कि खुदाई में मार्कर तो मिला है, हाथ में यही है तो इसी का उदाहरण हम देंगे कि ये मार्कर आपको खुदाई में मिला है, लेकिन इस पे कुछ लिखा उखा नहीं है। अर्थात एक नजरिए से और आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं प्रागैतिहासिक काल का कि खुदाई में वस्तु तो मिला है लेकिन कोई लिखित साक्ष्य, कोई लिखित एविडेंस नहीं मिला है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए हैं कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। उस वस्तु को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में काल मतलब समय में, जिस काल में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन अपठनीय है, अपठनीय है, अर्थात पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि ये मार्कर तो मिला है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में खुदाई होती है तो वहां से एक मान लीजिए कि ये मार्कर मिलता है, ये मार्कर मिल गया। इस मार्कर पर लिखा हुआ है लेकिन उसका कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है, वो अपठनीय है, कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। यानी वस्तु मिला है, लिखित साक्ष्य में भी मिला है, लेकिन वो कोई पढ़ नहीं पाया है, अर्थात अपठनीय है। बात समझ में आ गया? उस काल को हम कौन सा काल कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ऐतिहासिक काल में कहते हैं तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं वस्तु भी मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला है, और पढ़ा भी जा सका है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, अर्थात ये मार्कर भी मिला है, इस पे लिखित साक्ष्य भी मिला है कि सेलो कंपनी का है,
लिखित साक्ष्य भी मिला है और सारे लोग इसको पढ़ भी लिए हैं कि सेलो कंपनी का मार्कर है और इसका मुंबई से मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये आपका रहा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम एक और पहलुओं पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल में किस आप टॉपिक को रखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात इसे हम लोग कहते हैं पाषाण युग। इसे क्या कहते हैं दोस्त? पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में किस चैप्टर को रखते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में रखी जाती है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप जानते हैं कि वहां से जो लिपि मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि मिली है वो पिक्टोग्राफ लिपि मिली है, अर्थात भाव चित्रात्मक लिपि मिली हुई है जो अपठनीय है। उस पर काफी शोध कार्य चल रहा है। देहरादून यूनिवर्सिटी में जबरदस्त तरीके से उस पर शोध कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई है। तो वहां से पिक्टोग्राफ लिपि मिली है, भाव चित्रात्मक लिपि मिली है जो अपठनीय है। तो जब अपठनीय है तो उस चैप्टर को हम किस काल में रखेंगे? तो आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। वही अगर हम वैदिक सभ्यता लेते हैं, ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें कौन सा हम चैप्टर लेंगे? तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता में लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और सारे लोग पढ़ भी लिए हैं। क्योंकि आप जानते हैं दोस्त कि वैदिक सभ्यता में ही सारी वेदों की रचना की गई। जो चार हम लोग के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चार वेदों की रचना जिस काल में हुई उसी काल को हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आप अच्छे तरीके से रिटेन कर रहे होंगे। तो जर्गेनस जॉनसन ने 1820 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा दोस्त, इसी बात को, जर्गेनस जॉनसन एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। 1820 ईस्वी में जर्गेनस जॉनसन नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। 1820 ईस्वी में इसे कहे हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रागैतिहासिक काल को जर्गेनस जॉनसन, ये इंपोर्टेंट में आप कर लीजिएगा दोस्त, इंपोर्टेंट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1820 ईस्वी में जर्गेनस जॉनसन ने प्रागैतिहासिक काल को कहा कि ये पाषाण युग है। ये कौन सा युग है? तो पाषाण युग है, पाषाण युग। और वही आद्य ऐतिहासिक काल को वो कहे कि ये कांस्य युग है। कौन सा युग है? तो कांस्य युग है। ये ध्यान रखिएगा कि जर्गेनस जॉनसन ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग का नाम दिया और वही आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइमिंग है उसे कांस्य युग दिए। बात बिल्कुल जायज है कि जर्गेनस जॉनसन ने 1820 ईस्वी में क्यों इस बात को कहा कि ये कांस्य युग है। तो आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे दोस्त तो उसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक धातुएं प्रयोग में लाई जाती थी वो कांसा धातु था। और कांसा धातु तांबा और टीन मिला करके, कौन सी दो धातु? तो तांबा और टीन मिला करके कांसा धातु बनता है। तो जो सर्वाधिक धातुएं इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रयोग में लाई जाती थी वो कांसा धातु था। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक प्रचलित नाम है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। कौन सा सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता। तो जर्गेनस जॉनसन ने इसे आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी कहा है और ऐतिहासिक काल को लौह युग कहा है। कौन सा युग कहा है दोस्त? लौह युग। इस लौह युग क्यों कहा है कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे।
लोहा धातु को उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता में जब लोहे की खोज होती है तो एक क्रांति आ जाती है। अर्थात लोहे का जो अगर मूल रूप से देखा जाए उत्पत्ति तो वैदिक सभ्यता से मानी जाती है। और सर्वाधिक जो हथियार बने थे वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में, जिसकी टाइमिंग 1000 से 600 ईसा पूर्व है, उसके बीच की टाइमिंग में आप देखेंगे कि सर्वाधिक जो हथियार बने थे वो लोहा धातु से बने थे। तो इसीलिए वैदिक सभ्यता को जर्गेनस जॉनसन ने लौह युग की संज्ञा दी है। उम्मीद है दोस्त कि ये आप रिटेन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए हेडिंग डालते हैं हम लोग, प्रागैतिहासिक काल, स्टोन एज। दोस्त ये काफी छोटा यूट्यूब चैनल है और थोड़ा सा अगर हमारा उत्साहवर्धन आप चाहते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, एसएससी, तमाम जो वनडे एग्जाम प्रतियोगिक परीक्षाओं का तैयारी कर रहे होंगे उनके पास हमारी वीडियो जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपके जनपद देवरिया से वीडियो शूट हो रही है। आपका भी कर्तव्य है कि एक छोटा यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा बड़ा यूट्यूब चैनल बनाने में अपनी भूमिका जरूर दें, क्योंकि जब राम सेतु बन रहा था, भगवान राम के जाने के लिए जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी भी जा करके और पानी में जाती और डूब करके ऐसे गीला अपना शरीर कर लेती और बालू में आकर के अपने शरीर पे बालू लपेट करके और जा करके उसमें गिराती, यानी उस गिलहरी का भी योगदान था। तो दोस्त छोटे छोटे चीज से मिल करके एक बड़े चीज का निर्माण होता है। आइए हेडिंग डालते हैं हम लोग, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। अब यहां बात आती है दोस्त, यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग मानेंगे। प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन हैं? प्रागैतिहासिक काल के जनक, जनक कहिए या पिता कहिए, तो ये हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में प्रागैतिहासिक काल की खोज की थी, प्रागैतिहासिक काल को सुर्खियों में लाया था। और प्रागैतिहासिक काल ध्यान से समझिएगा, जो स्टोन एज है दोस्त, उसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जो ये प्रागैतिहासिक काल, इसे स्टोन एज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में होता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, जहां आपको जरूरत पड़ेगी कमेंट करके बताइएगा कि हमको इंग्लिश में यहां दिक्कत आ रही है हिंदी में समझने में, हम वहां उसको तुरंत ट्रांसलेट करके और हेडिंग भी डाल दिया करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं दोस्त, वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले लड़कों में अधिकतर जो संख्या होती है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की संख्या अधिकतर होती है। क्योंकि हम पहली दफा एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए गए थे, तो उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में डाले, तो एक लड़का कहा कि सर आप इसको इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दीजिए, इंग्लिश में हेडिंग केवल डाल दीजिए, क्योंकि हमको थोड़ी सी समझने में आसानी होगी। तो हम कहे ठीक है दोस्त, डालो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो हिंदी माध्यम के लड़के थे और भर्ती वाला लड़का, वो थोड़ा सा उजड़ होते हैं, बुरा मत मानिएगा, ऐसा मैंने भी महसूस किया है अपने स्टडी लाइफ में, उजड़ तो होते हैं सब। अभी बात माना चाहे ना मानो, हम साफ सुथरा बताओ तो नहीं होना सब, वो सारे के सारे विरोध करने लगे कि पढ़ावा ही नहीं, कि हमने उठनी जा, चलता नहीं जा, इंग्लिश पढ़े है बने। तो बात समझिएगा, जहां आपको दिक्कत होगी दोस्त वहां हमको बता दीजिएगा कमेंट में, हम वहां पर हेडिंग डाल दिया करेंगे, इंग्लिश में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल, स्टोन एज, इसको हम लोग देखते हैं। तो बाबू यानी इसके पिता कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट है 1863 ईस्वी में। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। यहीं से शुरुआत हो गया बाबू आपका, और इस चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ दिए। यानी कि पहला है बाबू पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पहला जो है पूरा पाषाण काल। दूसरा है बाबू मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल।
और तीसरा बाबू है ये मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है ये नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी कि 3 खंडों में प्रागैतिहासिक काल को विभक्त किया गया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। अब दोस्त थोड़ा सा अगर इसका हम जिक्र करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप देखते ही वीडियो को स्किप कर देंगे कि अभी नए नए टीचर हैं, इनका कभी चेहरा देखे ही नहीं। अभी हमारे ऊपर आपका विश्वास बनने में लगभग 4 से 5 दिन लग सकते हैं कि हाँ एक जने बानो हो बड़ा सही पढ़ावता ने। तो विश्वास चूंकि बनने में 2-3 दिन का फासला है, जिस दिन हमारे ऊपर आपका विश्वास हो जाएगा दोस्त, आप इंतजार में बैठे रहेंगे कि कब वीडियो आ रही है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।